आपके खाते में पैसा पड़ा है बट निकाल नहीं सकते। राहुल जी ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा हो रहा है सिलिकॉन वैली बैंक में। अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक डूब चुका है। सन 2008 के क्राइसिस के बाद ये सबसे बड़ा फेलियर है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? अरे राहुल भाई, कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए, खाते में पैसा पड़ा और निकाल ही ना पाए। ये जानना चाहते हो कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। और अभी वीडियो बनाते बनाते 1 घंटे पहले न्यूज आई कि एक बैंक और है, सिग्नेचर बैंक, वो भी दिवालिया हो गया है। और ये 5 दिन में दूसरा ऐसा बैंक है जो दिवालिया हुआ है। इस बैंक का फेल होना स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए तो जबरदस्त झटका है ही, पर आम आदमियों को भी इससे डर लगने लग गया। क्योंकि 2008 में भी क्या हुआ था, एक बैंक फेल हुआ था, उसको देख के दूसरा हुआ था, और फिर धीरे धीरे झड़ी लग गई थी और पूरे मार्केट में कोहराम मच गया था। कहीं ऐसा दोबारा तो नहीं होने वाला। और ये जो बैंक डूब रहे हैं, ये एक डूबा, दूसरा डूबा, क्या पता अब तीसरा डूबे, इसका वर्ल्ड की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, इंडिया की इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या फर्क पड़ेगा। कहीं ऐसा ये ऐसी कब स्थिति होती है जब बैंक के पास पैसा ही खत्म हो जाता है और ऐसा लगता है कि जो पैसा बैंक में पड़ा था वो भी डूब गया। कहीं ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए मैं लास्ट में आपको टिप भी दूंगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्राइसिस बहुत बड़ा है, बड़े बड़े इकोनॉमिक टर्म्स काम में नहीं लूंगा। मेरा उद्देश्य है कि जिस भी व्यक्ति का बिजनेस और फाइनेंस में इंटरेस्ट है, 5वीं क्लास का बच्चा भी अगर इस वीडियो को देख के इस क्राइसिस को समझ पाए तो यही इस वीडियो का उद्देश्य है। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। Silicon Valley Bank's collapse. The Silicon Valley Bank failure also took control of Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. कोई भी व्यापार क्यों डूबता है? या तो घाटा लग गया या पैसे खत्म हो गए तो डूब जाता है। तो बैंक भी तो एक तरह का व्यापारी है। तो एक बार समझते हैं बैंकिंग का रेवेन्यू मॉडल कि आखिर बैंक पैसे कैसे कमाता है। तो बैंक क्या है सर जी, आपसे डिपॉजिट लेता है। जैसे आपका सेविंग अकाउंट खुलाया, सेविंग अकाउंट खुला, इसने बहुत सारे लोगों के 100 करोड़ रुपए सेविंग अकाउंट में पड़े। सेविंग अकाउंट उसमें क्या ब्याज देता है? 2%, 2.5% खींच के 3-4 हो जाएगा, और क्या है। करंट अकाउंट खुलाए, उसमें 100 करोड़ रुपए है, उसमें क्या देता है? उसमें कुछ देता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपकी एफडी ले लेगा। आपने एफडी करा दी, एफडी में क्या मिल जाएगा? 6-7% मिल जाएगा, इससे ज्यादा क्या मिलेगा। अब ये जो पैसा इकट्ठा हुआ एफडी में, करंट अकाउंट में, सेविंग में, इस सारे पैसे का बैंक क्या करता है? इन सभी पैसे का लोन दे देता है, और लोन देता है ज्यादा रेट पे। जैसे लोन दे दिया सपोज 12% पे, तो भैया एफडी में तो लिया 6 और दे दिया 12 पे, करंट तो फ्री में था, दे दिया 12 पे। तो ये जो भी डिफरेंस है, ये जो कमाई है, ये बैंक की कमाई है। अब आप बोलो राहुल जी, कर ऐसी स्थिति हो जाए कि बैंक के पास लोन देने को आदमी नहीं है, बैंक लोन देना चाहता है पर उसको ढंग के आदमी लग ही नहीं रहे, सारा चीज लोन पे नहीं दिया तो। हाँ, तो जब बैंक को ऐसा लगता है कि सब कुछ लोन पे नहीं दे पा रहा, तो बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट कर देता है, और उस पर कहता है कि चल 2% पे पैसा आया हुआ है, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, 6-7% आ जाएंगे, तो भी बैंक कमा लेता है। यहाँ पे क्लैरिटी है, आपको आ गया समझ में? बैंक ऐसे पैसे कमाता है। अब हम देखते हैं सिलिकॉन वैली बैंक में हुआ क्या। सिलिकॉन वैली बैंक का नाम में ही सिलिकॉन वैली है, कहता है मैं स्टार्टअप के लिए खुला हूं भैया, मैं स्टार्टअप को स्टार्टअप के खाते खोलूंगा, मैं वेंचर कैपिटल के खाते खोलता हूं, मैं प्राइवेट इक्विटी जो स्टार्टअप है उनके खाते खोलता हूं, जो स्टार्टअप को फंड करते हैं उनके खाते खोलता हूं, स्टार्टअप को ही लोन देता हूं। मैं मेजर जो भी काम करता हूं स्टार्टअप के लिए, कोई इधर उधर का आ जाए तो कर तो सकता है, पर मेजर फोकस सिर्फ स्टार्टअप पे है। अब इनकी डिपॉजिट कहां से आएगी? स्टार्टअप। अब एक स्टार्टअप है, उसने फंड उठाया, उसने कहा अरे भाई साहब, हमने $1 बिलियन, $100 मिलियन पैसे उठाए। वो पैसे उठा के घर थोड़ी ले जाएगा सारे। वो कहता है $100 मिलियन उठाए, 10 मिलियन का खर्चा है, तो हर महीने 10-10 निकालते रहेंगे, पूरे 100 उठा के रखेगा कहाँ पे? इन्हीं के पास डिपॉजिट कराएगा। तो अभी क्या था, सन 2020 के बाद से अगर मैं बात करें तो भाई साहब अभी आपने देखा होगा कि यार इसको फंडिंग मिल रही है, उसको फंडिंग मिल रही है, एकदम तूफान आ गया था फंडिंग का, और इतने पैसे मिले थे, भर के बोरी भर के पैसे मिले। तो वो सारे पैसे कहाँ हुए? इन्होंने डिपॉजिट करा दिए इस बैंक में। तो इनका अगर देखेंगे 31 दिसंबर 2022 की बैलेंस शीट अगर मैं देखूंगा तो इनके पास डिपॉजिट पड़े थे 211 बिलियन। बिलियन कितना होता है पता लगा लोगे? 1 बिलियन 8,000 करोड़ होता है। तो 8,000 करोड़ इंटू 211, इतने पैसे पड़े थे। तो भाइयों के पास डिपॉजिट की तो कोई कमी थी नहीं। तो आप बोलोगे सर जी फिर मजे ही मजे, फिर ये दुख क्यों पाया? दुख इसलिए पाया, ये जितने भी डिपॉजिट थे इस पे तो इसको पैसा देना है, कुछ फ्री का है, कुछ कम है, लेकिन देना वाला है। अब वो पैसा कमाएगा कहां से? जब इन पैसों को लोन पे देगा। इससे लोन लेने वाला कोई है नहीं, ग्राहक ही नहीं है। बोले क्यों? बोले सर स्टार्टअप आदमी, स्टार्टप कहता है मैं तो इन्वेस्टर से लूंगा पैसे, मैं क्यों लोन लूं? स्टार्टअप कहता भैया मैं तो आईपीओ कर लूंगा, मैं क्यों लोन लूं? तो वो कम लेते थे। तो ये किनको देता? वीसी को दे दिया, वेंचर कैपिटल को दे दिया, पीसी को दे दिया, जो स्टार्टअप को पैसा देते हैं उनको फिर भी लोन दे देता था। लेकिन कितना ही देता? तो उसने जो 31 दिसंबर 2022 का डेट आपको बताऊं तो लगभग 74 बिलियन के लोन बटे हुए थे। सोचो 211 डिपॉजिट कितनी? 211 के आसपास 74 बिलियन के लोन बटे हुए। और क्या? तो जहां से कमाई आनी थी वो तो जगह कम थी, और भाई साहब जहां से देना था वो तो ज्यादा था। अब पैसे बच्चे उसका क्या करे? तो बोले राहुल जी आप बोले थे ना इन्वेस्ट कर दो। हाँ, इसने यही किया, इसने इन्वेस्ट कर दिया। अब इसने कहा इन्वेस्ट कहाँ करें? अगर इन्वेस्ट ऐसी जगह कर दे जो रिस्की है, कल को इसने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया और मार्केट डूब गया तो
म्यूचुअल फंड में लगा दिया, रिटर्न माइनस हो गई तो जमीन खरीद ली, नीचे हो गया तो ये क्या करते हैं, बैंक कहते हैं भैया हमको सेफ्टी चाहिए, पैसा वापस चाहिए, कोई भी मांगने आ सकता है, तो ये लगाते हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा, ऐसी एसेट में लगाते हैं जो सुपर सेफ, सुपर सिक्योर होती है, उसको कहते हैं HTM, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। नॉर्मली इनकी मैच्योरिटी 30 साल तक जाती है कि भैया हमने इन्वेस्ट कर दिया, 30 साल बाद देखेंगे, लेकिन जो बंदी रिटर्न मिलेगी फिक्स, 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हो सकता, एकदम सेफ में इन्होंने लगा दी। गेम समझ में आ गया। पैसा इनके पास खूब पड़ा था, लोन ज्यादा दे नहीं पा रहे थे, तो जो पैसा बचा उसको कर दिया इन्वेस्ट। अब बोलोगे राहुल जी सब कुछ सही तो चल रहा है, कांड कहां हुआ? कांड कहां से हुआ वो सुनो। कांड नंबर 1, स्टार्टअप के गेम में फंडिंग विंटर आ गया। इसका मतलब मार्केट में बहुत सारे स्टार्टअप लॉस देने लग गए, तो इसको नई फंडिंग लगभग बंद होगी। तो भी सुनते हैं ना, इसको इतने मिले, इसको इतने मिले, अब मिलने बंद हो गए, तो स्टार्टअप को पैसा मिल नहीं रहा। फिर स्टार्टअप 1-2 IPO लेके आए, इनके IPO भी पिट गए, तो भी स्टार्टअप कोई IPO भी नहीं ला रहा। लोन स्टार्टअप इसलिए नहीं ले रहा कि भैया ऐसा है कि बाजार में रेटें बहुत महंगी हो गई। यूएस ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेटें बहुत बढ़ा दी, जहां लगभग फ्री में या 1% में मिलता था, 4-4, 5-5% रेटें हो रही है, तो इतना महंगा लोन लेना नहीं था, तो लोन उनको लेना नहीं था, IPO हो नहीं रहा था, फंडिंग कहीं आ नहीं रही थी, और नई फंडिंग भी नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने क्या किया, कोई नहीं, खाते में पड़ा उसी को काम मिलेंगे, तो ये सारे चले गए खाते निकालने कि दो भी पैसा दो। आप बोलोगे साला अपने पास तो है ही नहीं। अब लोन अगर जिसको बांटा है यार, वो लोन थोड़ी सारा वापस दे देगा, लोन तो EMI है, टुकड़ों में आएगा, एक साथ तो आएगा नहीं। एक साथ क्या आ सकता है, जहां तुमने इन्वेस्टमेंट लगाया उसको निकाल लो। इन्वेस्टमेंट ने 100 रुपए में इन्वेस्ट किया और बाजार में भाव चल रहा होता है 105, तो 100 रुपए की चीज को 105 पे बेचते और ले आते पैसा, इनको बांट देते। लेकिन इन्होंने जो पैसा लगा रखा था वो उस समय मार्केट में नेगेटिव में चल रहा था। जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो इन्होंने 91 बिलियन 91 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, पर बाजार में उसकी मार्केट वैल्यू तो 76 बिलियन ही चल रही थी, 15 बिलियन के लॉस में थे। अब इन्होंने कहा यार ये जो लोग पैसा मांग रहे हैं, इनको अगर पैसा देना है तो ये बेचना पड़ेगा, पर बेचेंगे तो लॉस में आएगा, अब लॉस खाना नहीं है, पर अगर नहीं बेचेंगे तो फिर ये मांगने आ गए, इनको देंगे कैसे। इन्होंने क्या किया, 21 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने बेच दिया। अब बेच दिया तो लॉस में था, तो इनको 1.8 बिलियन का लगभग घाटा लग गया, बुक में आ गया। अब इन्होंने कहा 1.1 बिलियन का घाटा लग गया, पैसे कम हो गए, अब क्या करें, बाहर जाते हैं, पैसे रेस करके आते हैं। तो इन्होंने 2.25 बिलियन रेस करने का प्रयास किया कि अरे भाई हमारे पैसे कम पड़ गए, देओ। लेकिन भाई साहब बताया ना कि जब आदमी का समय खराब होता है कोई मदद नहीं करता, तो उन्होंने देखा रे भाई ये इसने तो ज़्यादा पैसा लगा दिया, ये तो चल रहा है लॉस में, इससे मांगने आ गया, इसको देगा कौन, तो उस बेचारे का फंडिंग का प्रयास भी विफल हो गया। तो उस भाई ने रिक्वेस्ट किया वेंचर फंड से, रिक्वेस्ट है कि भाई मैं तुम्हारे दुख में आड़े आया हूँ कि नहीं आया, तो एक काम करो अभी थोड़ा रुक जाओ, फंडिंग की दिक्कत है, धीरे धीरे पैसे दे देंगे, जल्दीबाजी किस बात की है। अब ये बात बोल के तो और ज्यादा पाला बोल गए कि यार इसके कोई पंगा चल रहा है, मना क्यों कर रहा है। अगर मैं कह दूं अभी पैसे मत मांगना बाद में मांगना, तो तुम बोलोगे तो अभी दे। अब तो भागा दौड़ी डबल मच गई। फिर इसको कहते हैं बैंक रन। बैंक रन का मतलब होता है कि जब बहुत सारे डिपॉजिटर एक साथ बैंक के बाहर खड़े हो जाएंगे, मैं तो आज ही पैसे चाहिए, तब बैंक की हालत पतली होती है। तो जब ये हालत हुई, भागा दौड़ी हुई, इसके शेयर एक ही दिन में 60% से नीचे गिर गए। और अभी क्या, आप ऐसे समझो, इमेजिन समझो, बैंक है, बैंक के बाहर लाइन लगी है लोगों की, और हर आदमी अपना पैसा निकालने के लिए है। अभी एक आदमी जाके बोले मेरे 100 करोड़ निकालो, मेरे 500 करोड़ निकालो, तो बाकी लाइन में जो पीछे बैठे उनका तो नंबर ही नहीं आएगा। तो जब ऐसी हालत हो गई तो उन्होंने कहा आगे आगे वाले तो पैसे निकाल के सारे ले जाएंगे और पीछे पीछे वाले रह जाएंगे। तो फिर सरकार हरकत में आई। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन, उन्होंने इस बैंक को कहा बंद करो अभी के भी बैंक। ये बंद किया, कहा भी किसी को कुछ पैसा नहीं मिलेगा, भग जाओ यहाँ से, बाद में हम हिसाब किताब करेंगे फिर देंगे। उन्होंने एक रेगुलेटर अपॉइंट किया जिसका नाम है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इनको कहा कि भाई सुन एक काम करो, ये जितनी भी संपत्ति, जितनी भी ऐसे जो भी इस बैंक के पास इस समय बचा है, वो सारा तुम रखो तुम्हारे प्रोटेक्शन में, और तुम बैठ के इनका सबका हिसाब करो। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्प्स, जिसको FDIC कहते हैं, इसने एक नया बैंक बनाया, द नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा, और वो उसके जितने भी माल मसाला बचा, मतलब जितनी भी लाइबिलिटी एसेट थी सब इसमें लिया है। अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब एक काम करो, मंडे आज जब ये वीडियो बन रहा है, अब बैठ के सबका हिसाब करेंगे धीरे धीरे। तुमको क्या चाहिए हमें बताओ, हम देखते हैं क्या पड़ा है, उसके हिसाब से जिसको जितना मिल सकता हो मिलेगा। हो सकता है सबको पूरा मिल जाए, हो सकता है किसी को आधा आधा मिले, हो सकता है किसी को 10% मिले, जितना पड़ा होगा उस हिसाब से मिलेगा। गारंटी नहीं है कि कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे होता है ना कि आपके खाते में जितना पैसा पड़ा है उसकी सरकार गारंटी लेती है। जैसे इंडिया में ये अमाउंट है 5 लाख, तो अगर आपके खाते में अगर मान लो 5 लाख रुपए पड़े हैं और बैंक बंद हो गया, तो सरकार की जिम्मेदारी है आपको 5 लाख रुपए देने की। पर आपके खाते में 50 लाख पड़े हैं तो भी 5 लाख ही देगी, 45 का कोई भरोसा नहीं, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। तो US में लिमिट है $2.5 लाख।
तो इस बैंक ने आज मंडे को कहा कि $2.5 लाख के चेक लेके आ जाओ, और $2.5 लाख के हिसाब से तो हिसाब कर देंगे। इसके ऊपर अब तुम्हारा 1 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है, 25 लाख पड़ा है, 50 लाख से मतलब नहीं है, ये 2,500 तो मिल जाएगा तुम्हें, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। तो राहुल जी इसका मतलब पैसे बचेंगे ही नहीं। देखो वो कंपनी बैठ के देखेगी कि इसके पास इतना तो पैसा पड़ा है, इतना इसका इन्वेस्टमेंट है, बेच बाच के अगर लगता है कि हाँ सबका सब चुकता है तो सबको सब चुका देगी। लगेगा कि नहीं यार भाई साहब इकट्ठा तो 100 ही हो रहा है, बांटना 125 है, तो उस हिसाब से किसी को कम किसी को ज्यादा मिलेगा, पर ये प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। सरकारी है, इंडिया में सरकारी काम हो चाहे अमेरिका में, टाइम सब में लगता है। तो ये प्रोसेस 1 महीना चलेगी, 1 हफ्ता चलेगी, 1 साल चलेगी, पता नहीं, लेकिन अब तक टेम्पररी तो उन सभी स्टार्टअप का पैसा अटक गया। कौन कौन सा पैसा अटक गया? नंबर 1, मैंने पैसा रेस कर लिया था। मैंने तो भाई साहब हमारे गौरव जी से 100 करोड़ रुपए ले लिए, खाते में रखे थे। अब उसमें से मैंने तो 10 ही काम में लिए थे, 90 करोड़ पड़े, अब तो गए। इन पे तो 100 की उधारी मेरे माथे है ही, पर वो पैसा तो मैं काम में नहीं ले पा रहा। दूसरा, मैंने बैंक से लोन लिया कि भैया आपसे मैं 50 करोड़ का लोन लिया, 50 करोड़ का लोन आपने दे भी दिया, मैं उसके ब्याज भी दे रहा हूँ, पर 50 करोड़ पे निकाल के थोड़ी ले गया, मैंने उसमें से 20 ही काम में लिया, 30 तो भी आपके पास ही पड़ा है, वो भी नहीं आया। तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा? पहली बात, वाई कॉम्बिनेटर के जो सीईओ हैं गैरी टेन, उन्होंने कहा 30% से ज्यादा स्टार्टअप ऐसे हैं जो हमारे स्टार्टअप हैं जिसको हमने फंड किया है, अगले 30 दिन में तनख्वाह चुकाने की भी इनके पास तो पैसे नहीं है भाई साहब। तो ये एक्सटेंशन लेवल इवेंट है, कम से कम 10-20% स्टार्टअप तो निमट जाएंगे, क्योंकि भैया सैलरी चुकाने के पैसे नहीं है, रेंट चुकाने के पैसे नहीं है, ईएमआई चुकाने के पैसे नहीं है, और पैसे पड़े खुद के बैंक में, आएंगे कब पता नहीं है। इससे क्या होगा? कंपनियां या तो जीवित रहने के लिए कॉस्ट कट करेगी, नौकरियों से निकालेगी, या जो प्रोजेक्ट है उनको डिले करेगी, या कुछ ना कुछ तो डिसरप्शन होगा, चैन की सांस तो नहीं ले पाएंगे, ये तो पक्की बात है। तो ये तो हुआ स्टार्टअप पे इम्पैक्ट। राहुल जी बाकी बैंक पे क्या इम्पैक्ट है कि जब एक बैंक बर्बाद होता है ना, तो बाकी लोगों को डर लगता है, अरे यार भाई साहब गौरव जी के पैसे अटक गए, मेरे नहीं अटक जाए, मैं भी भागूंगा, तो मैं भागूंगा दूसरे बैंक पे। अगर मेरे बैंक पे भी भीड़ लग जाए, अब उस बैंक के पास अगर इनफ पैसे हैं, संभालने की क्षमता है, सबका बैठ के हिसाब कर दे, तो बैंक जिंदा रह जाएगा, और मैं भी पैसे का क्या करूंगा, 2 दिन बाद वापस जाके जमा करा दूंगा। लेकिन अगर बैंक की हालत टाइट है और सारे चले गए, तो वो भी कलेप्स होगा। और ये हुआ अभी सुबह सुबह सिग्नेचर बैंक के साथ। सिग्नेचर बैंक था, जैसे ये स्टार्टअप को हेल्प करता था, सिग्नेचर बैंक मेजर क्रिप्टो वाले जो लोग हैं उनकी हेल्प करता था। अब लोगों ने देखा यार क्रिप्टो का बाजार सही चल नहीं रहा, एक बैंक बर्बाद हो गया, कहीं ये ना नंबर लग जाए, तो इसकी भी लाइनें लग गई दबा के, और जब लाइनें लग गई तो इसके भी पैसे खत्म हो गए, इसने भी हाथ खड़े कर दिए। तो भाई साहब ये सुबह सुबह आज फिर बैंकरप्ट हो गया। अब आपको डर लग रहा हो सर, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, लाइन से सारे बर्बाद नहीं हो जाए। देखो सर, चांसेस कम है। ये बर्बाद हुआ क्योंकि स्टार्टअप सेक्टर में कुछ ऐसा हुआ जो उसके कंट्रोल से बाहर था, ये गया। इसका इंपैक्ट किसको? सिर्फ स्टार्टअप को। ये क्रिप्टो में कुछ हुआ इसलिए गया, इंपैक्ट किसको? क्रिप्टो को। तो अभी जब तक कोई मेजर ऐसा बड़ा बैंक नहीं फेल होता जिसका हर इंडस्ट्री पे, हर सेक्टर पे पकड़ है, तब तक 2008 वाली बात रिपीट नहीं होगी। ये तो जिन जिन सेक्टर के बैंक होते जाएंगे उन पे इफेक्ट आता जाएगा। तो हम तो हाथ जोड़ के यही दुआ से कर सकते हैं कि कोई मेजर बैंक पे असर अभी ना आए। अब सबसे बड़ी बात राहुल जी, हम भारतीय, हम इंडिया के लोग, हम आपके सब्सक्राइबर, हम क्या करें? आप बात सुनो, इंडिया में जब कांड हो गया, एक बार यस बैंक के साथ कांड हो गया था, DHFL के साथ कांड हो गया था। कांड होने की खूबसूरती क्या है? कांड होने के बाद सरकार एक्शन में आ जाती है, दुनिया भर के रूल बना देती है। तो ये जब विजय माल्या भागा, नीरव मोदी भागा, ये 2-4 बैंक गए, RBI हरकत में आ गई थी। बहुत सारे ऐसे स्ट्रिक्ट रूल बना दिए हैं कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था अभी एकदम टकाटक चल रही है, इसमें ज्यादा पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। हमारे NPA लो चल रहे हैं, जो हमारे डूबत है वो बहुत कम चल रहे हैं, बैंक के पास लिक्विडिटी है, फालतू के कर्जे वर्जे हम देते नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ऐसी बातें हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो नंबर 1, समय समय पे अपने बैंक की हेल्थ चेक किया कीजिए कि भाई साहब ये जरूरत से ज्यादा लोन तो नहीं बांट रहा है, ये इसके जरूरत से ज्यादा पैसे डूब तो नहीं रहे हैं, कोई बाजार में अननेसेसरी रिस्क तो नहीं ले रहा है। अगर ऐसी कोई चीजें हो रही हो तो इनसे दूर रहो। दूसरी बात, मैं ये बात कंट्रोवर्शियल बोल रहा हूं, लेकिन भाई साहब अब बोल रहा हूं कि स्मॉल बैंक से थोड़ा सा दूर रहो। दूर रहने का मतलब ये नहीं राहुल जी आप ऐसे कर रहे हो। देखो सर, मैं चाहता हूं कि भारत आगे बढ़े, और भारत आगे बढ़ने में बड़े बैंक भी आगे बढ़े, छोटे बैंक भी आगे बढ़े, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आगे बढ़े, MBC बढ़े, सब आगे बढ़े। लेकिन अगर कुछ उल्टा होगा तो बड़े लोग झेल जाते हैं। SBI पे कुछ हुआ, झेल जाएगा। ICICI पे झेल जाएगा। किसी छोटे मोटे बैंक पे हुआ ना, तो यही वाला कांड हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सर छोटे बैंक को मैं सब कुछ बंद कर दूंगा, भाग जाऊंगा, छोड़ जाऊंगा, बट जहां आपको मौका मिल रहा है, जहां पे आपकी स्क्रूटनी नहीं है, पहला चांस है कि बड़े बैंक पे ध्यान दो। छोटे बैंक की आपने रिसर्च किया, आपको भरोसा है कुछ अच्छा काम कर रहा है, कर दो, आपकी इच्छा है, पर मेजर फोकस बड़े बैंक पे करो। दूसरा, आपने कहा जी बड़े बैंक पे करें, ये भी भग गया तो कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है, गारंटी सिर्फ एक चीज की है, मौत की, वो आनी है, बाकी किसी चीज की है नहीं। तो जो बड़ा बैंक है उसके साथ भी क्या करना है, एक खाते में एक बैंक पे 25 लाख रुपए काहे रखने,
कल को बैंक डूब गया, आपने यस बैंक में 25 लाख रुपए रखे थे, डूब गया, तो भाई साहब 5 लाख से ऊपर गारंटी तो सरकार भी नहीं लेती। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो बेटर क्या है कि मजबूत बैंक पकड़ो, 1 पकड़ो, 2 पकड़ो, 3 पकड़ो, 4 पकड़ो, और 4 पकड़ के भाई साहब अलग अलग खातों में रखो। तो आपके पास अगर 20 लाख रुपए पड़े हैं तो एक खाते में रखने के बजाय 4 बैंक बनाओ, 4 बैंक के खाते में रखो। पहली बात, चारों तो एक साथ भागने नहीं, और चारों भाग भी गए तो इतने की 20 लाख की गारंटी तो सरकार ही ले लेगी। अब आप बोलो सर मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए, मैं किधर रखूं? तो फिर आपको पैसे की टेंशन क्या है? 1 करोड़ नकद लेके चल रहे हो आदमी, आपको काहे की टेंशन बैंक के भगने से? मजे लो आप जिंदगी के। एक और चीज का ध्यान, इकोनॉमी खराब हो रही है, आपको वर्ल्ड में दिख गया है, इंडिया में भी दिख गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया पैसे बचा के चलो, फालतू के खर्चे करो मत। इन्वेस्टमेंट करने के लिए इक्विटी मार्केट भी टफ है, बाकी चीजें भी टफ है। अपने दिमाग से सोच समझ के, दिमाग लगा के, अगर आपको 6 महीने 12 महीने में पैसे की आवश्यकता है तो फालतू का इन्वेस्टमेंट मत करो, जेब में रख लो, एफडी करा लो, ज्यादा सुखी रहोगे। आप बोलोगे नहीं सर मुझे अभी 10 लाख रुपए पड़े हैं, 12 लाख की जरूरत है, मैं मार्केट में लगा देता हूँ, वो 12 भी हो सकते हैं और 1,20,000 भी रह सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा मार्केट को देखते हुए करो, ये मेरा सजेशन है। बाकी आपके कोई भी राय, कोई भी कमेंट, कोई भी सवाल कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको लगा ये क्राइसिस बड़ा टफ था और मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया, तो इसको हर ग्रुप में, हर वीडियो में शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।